Hello everyone, I hope you are doing well and welcome to my YouTube channel Learn with Shini. So what's our topic today? Our topic is the making of nationalism in Europe. The making of nationalism in Europe. So last lectures में हमने देखा था कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था. अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने सारी चीज़ें देख ली थी. ठीक है, हमने नेपोलियनिक कोड को डिस्कस कर लिया था कि नेपोलियन ने कौन कौन से रिफॉर्म्स लेके आए थे वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में, प्लस उसने डेमोक्रेसी को भी कैसे क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था. वो सारा सब कुछ हमने पढ़ा था. अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी लास्ट लेक्चर में जाके ज़रूर देखिएगा. आगे स्टार्ट करते हैं. द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप मीन्स पूरे टोटल यूरोप की बात हो रही है यहाँ पे कि पूरे यूरोप में. हमने अभी तक फ्रांस में देखा था, तो यहाँ पे हम यूरोप के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूरोप में कैसे नेशनलिज्म जैसी फीलिंग आती है. एज यू ऑल नो कि जो मिड 18th सेंचुरी था, मीन 17-18 सेंचुरी के टाइम पे जो यूरोप था दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन मोनार्कियल सिस्टम. वहाँ पे टोटली मोनार्की चलती थी. ठीक है, सो वहाँ पे जितने भी रीजन थे, टेरिटरी थी, तो वहाँ पे बेसिकली किंगडम्स होते थे, एम्पायर्स होते थे. ठीक है, तो वहाँ पे कोई नेशन स्टेट जैसा कंसेप्ट था ही नहीं, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था नेशन स्टेट. राइट, सो नेशन स्टेट के अच्छा किसको कंसेप्ट पता है? नेशन स्टेट के 3 पॉइंट्स थे, 3 और 4 पॉइंट्स थे. उसको आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में करके बताइए नेशन स्टेट्स के पॉइंट क्या क्या थे. एक मॉडर्न स्टेट हम लोगों ने पढ़ा था एंड एक नेशन स्टेट पढ़ा था. मॉडर्न स्टेट में क्या था, कुछ एक ही पॉइंट्स थे एंड नेशन स्टेट में सारे पॉइंट कवर हो रहे थे. ठीक है, तो अगर आपको याद है तो उसको नीचे कमेंट करके बताइएगा नेशन स्टेट के कुछ पॉइंट्स. ओके, सो वहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम चल रहा था ड्यूरिंग दी मिड 18th सेंचुरी. 17-18 सेंचुरी में वहाँ पे बस मोनार्कियल सिस्टम था. धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे हमने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या होता है, स्टार्ट होता है. फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्टिंग होती है किसकी फीलिंग? नेशनलिज्म की फीलिंग. राइट, सो नेशनलिज्म की फीलिंग आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन से. तो उसके बाद से कौन से कंसेप्ट आने लगते हैं? नेशन स्टेट के कंसेप्ट. उस टाइम तक देखिए बेटा 18th सेंचुरी तक कोई नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं था, बस मोनार्की थी, किंगडम थे, एम्पायर थे. ठीक है, सो उस टाइम पे कंडीशन क्या थी अगर उसको लेके चलें, जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड. सो इनमें क्या कंसेप्ट थे, क्या चल रहा था? सो दे वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स. बेसिकली यहाँ पे किंगडम्स में डिवाइडेड थे एंड यहाँ पे रूलर्स होते थे जो अपनी एक उनकी ऑटोनॉमस टेरिटरीज होती थी. सो यहाँ पे टेरिटरी ऐसी भी होती थी कि सपोज ये इनकी टेरिटरी है, सो इनकी टेरिटरी है एंड ये सपोज जर्मनी है एंड ये अदर कंट्री. सो इनकी टेरिटरी होती थी, तो टेरिटरी इनकी कोई डिफाइन नहीं होती थी कि दैट दिस इज देयर टेरिटरी, ये इनकी टेरिटरी है और ये इनकी, जैसे आज के टाइम पे होता है कि हाँ ये इनकी टेरिटरी है, ये बॉर्डर होते हैं. उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था. ये टेरिटरी अपनी एक्सपैंड किया करते थे. आपको पता है बैटल्स हो रहे हैं, फाइट हो रहे हैं, तो ये टेरिटरी को बेसिकली अपने धीरे धीरे एक्सपैंड भी करते रहते थे. ओके, सो यहाँ पे कोई टेरिटरी का लेके कोई कंसेप्ट नहीं था. सो बेसिकली यहाँ पे रूलर्स रूल कर रहे हैं. सो यहाँ पे क्या होता था, देखिए हमने जो नेशन स्टेट के बारे में पढ़ा, नेशन स्टेट. सो नेशन स्टेट बेटा कब बनते हैं, नेशनलिज्म की फीलिंग कब आती है? वो तब आती है जब क्या होती है, कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग आती है. कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग आएगी. सो क्योंकि कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग जब तक नहीं आएगी वहाँ के सिटीजन्स में, तब तक वो लोग नेशन स्टेट बिल्ड कर ही नहीं सकते हैं. सो नेशन स्टेट बनाने के लिए जो स्टेप होगा बेटा, दैट शुड बी कलेक्टिव आइडेंटिटी. कलेक्टिव आइडेंटिटी से होते हुए ही हम नेशन स्टेट वगैरह क्या बिल्ड कर सकते हैं. जैसे फ्रांस में हुआ था, क्या हुआ था फ्रांस में? उन लोगों ने क्या किया थे, उन्होंने अपना एक फ्लैग बनाया था, ला पात्रे ला सियोन. इन्होंने ये सारे कंसेप्ट लेके आए थे. उन्होंने बहुत सारे ओथ लिए थे, उन्होंने बहुत सारे रिम्स वगैरह कंपोज की थी. सो बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने करी थी. क्यों, किस लिए की थी? जो रिवोल्यूशनरीज थे वो चाहते थे कि वहाँ के लोगों में एक कॉमन आइडेंटिटी की क्या आ जाए, फीलिंग आ जाए. सो अगर इनकी बात करें, जो यूरोप में सारे टेरिटरीज थे, बोले आप किंगडम थे. सो इन किंगडम में बेसिकली क्या होता था, एक रूलर होता था. राइट, वो रूलर है अपनी टेरिटरी में वो रूल कर रहा है एंड अपनी एक्सपेंशन की भी कोशिश करता रहता है, बगल वाले रूलर से लड़ता रहता है. सो बेसिकली यहाँ पे अपने वो सिटीजन पे ध्यान नहीं दे रहा, जो यहाँ पे इसके अंदर सिटीजन रह रहे हैं उन पे ध्यान नहीं दे रहा. उसका ध्यान किस पे, कि मैं कैसे टेरिटरी को एक्सपेंड करूँ एंड मैं कैसे अपनी एक तरह से डोमिनेंसी को बनाए रखूँ. ठीक है, डोमिनेंट रह के रहूँ मैं, यहाँ पे खुद भगवान बन के रहूँ, मैं उसको कैसे बनाए रखूँ, उस पर ध्यान होता था, ना कि यहाँ के सिटीजन पे ध्यान होता था, उनकी वेलफेयर पे ध्यान होता था. राइट, सो यहाँ पे देखिए जो पीपल होते थे यहाँ के अंदर के एक टेरिटरी के अंदर, एक एम्पायर के अंदर जो पीपल होते थे वो आपको पता है लोकल पीपल होते थे. जैसे एक बहुत बड़ा एम्पायर है, आप एग्जांपल लीजिए मुगल एम्पायर. सो मुगल एम्पायर वॉज ए ह्यूज एम्पायर. आपको पता है कि इंडिया के बहुत वास्ट एरिया पे मुगल्स ने रूल किया था. ठीक है, सो मुगल्स आपको पता है साउथ में भी रूल किया था उन्होंने, नॉर्थ में भी रूल किया था, साउथ में भी रूल किया था. एज यू ऑल नो कि नॉर्थ में एंड साउथ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना. सो डिफरेंस है तो पीपल में क्या होगा, वहाँ पे लैंग्वेज भी वो अलग बोलते हैं. अभी आप रिलेट कर सकते हो बिकॉज हम लोग नॉर्थ में लैंग्वेज अलग
अलग बोलते हैं, जो साउथ के पीपल्स होंगे उनकी लैंग्वेज अलग होती है, सो लैंग्वेज में अलग होगी, सो उनके वो एक तरह से उनका पूरा एथनिक कल्चर ही पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। उनका जो एथनिक कल्चर होगा वो पूरी तरह से डिफरेंट हो जाएगा। आपने सिविक्स में पढ़े होंगे लाइक श्रीलंका, बेल्जियम, तो इस तरह से वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो श्रीलंका था वहाँ पे लोग कहते हैं एथनिक कल्चर डिफरेंस था, एथनिक डिफरेंस थे, तो वहाँ पे वो लोग एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं कर पाए थे। यू कैन राइट द एग्जाम्पल हियर कि वो लोग एक एथनिक आइडेंटिटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी को डेवलप नहीं कर पाए थे, जिससे वहाँ पे क्या हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। बट बेल्जियम के केस में ऐसा नहीं हुआ था, राइट। सो वही चीज़ें हैं यहाँ पे जो डिफरेंट बड़े बड़े ऑस्ट्रिया लाइक हैप्सबर्ग एम्पायर को लिया जाए, हैप्सबर्ग एम्पायर का एग्जाम्पल लिया जाए, सो हैप्सबर्ग एम्पायर में बेटा ये आज का जो ऑस्ट्रिया हंगरी का रीजन है, ऑस्ट्रिया हंगरी, उस रीजन में हैप्सबर्ग एम्पायर हुआ करता था, ठीक है। तो हैप्सबर्ग एम्पायर में क्या था, बहुत बड़ा रीजन था ये, ठीक है। इस एम्पायर में बहुत सारे लोग थे, जैसे यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग भी थे, यहाँ पे पॉलिश स्पीकिंग भी थे, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग भी थे, ठीक है। सो जर्मन, पॉलिश, फ्रेंच सारे स्पीकर्स यहाँ पे हैं, ठीक है। सो उनमें एक तरह से फीलिंग कैसे आती है, एक तरह से अगर देखा जाए कि वो किस जगह पे, क्योंकि वो अगर देखा जाए तो एक ही रूलर के अंडर में वो लोग हैं, एक ही रूलर के अंडर में है, तो उनके अंदर फीलिंग क्या होती है, तो उनके अंदर जो एक तरह से डिवोशन देखते थे हम लोग, तो अपने रूलर को लेके होती थी, ठीक है। बट रूलर से पहले, अगर रूलर से पहले देखा जाए, क्योंकि वो इस रूलर के अंडर में राज कर रहे हैं, बट रूलर से पहले उनके अंदर जो डिवोशन होता था वो किसको लेके होता था, वो अपनी लैंग्वेज के लेके होता था। लैंग्वेज मीन्स वो जिस रीजन में रह रहे हैं वो अपने लोकल पीपल, एक लोकल एरिया उनका अपना हो जाता था, सो उस रीजन को लेके उनके अंदर एक डिवोशन होता था, ना कि अदर चीज़ों को लेके कि हम एक नेशन है, हम पूरे नेशन है, तो हम एक तरह से हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग होगी, ऐसा नहीं होता था। सो उनका जो एक पहला प्रायोरिटी होती थी वो अपने लोकल एरिया को लेके होती थी, ठीक है। और सेकंड पे कौन आता था, सेकंड पे उनको अपने रूलर जो होते थे, रूलर को वो समझते थे कि हाँ ये ठीक है, ये हमको रूल कर रहे हैं, हम ये हमारी रक्षा कर रहे हैं बाहर की टेरिटरी से। एज यू ऑल नो कि वहाँ जो क्या होता था, टेरिटरी एक्सपेंशन का कंसेप्ट चलता था, तो टेरिटरी एक्सपेंशन मीन्स कभी ये रूलर आ सकता है अंदर, कभी ये रूलर अंदर जा सकता है। तो आप अच्छे एग्जाम्पल लीजिए, सपोज आप रात में सो रहे हैं, आप रात में सो रहे हैं, तो यहाँ पे सपोज जैसे आप यहाँ, हमारे यहाँ क्या था, मुगल पीरियड चलता था, मुगल थे, चोल चेर थे साउथ में। सो मुगल के टाइम पे क्या था, सपोज आप रात में सो रहे हैं, आप मुगल के अंडर में, आपको पता है आप सो रहे हो, तो हाँ ठीक है मैं मुगल के अंदर में हूँ। रात में क्या हुआ, रात में इन्होंने क्या किया, अटैक किया, इन्होंने अटैक किया, रात में लड़ाई हुई, अब क्या हुआ, रात में चोल के अंदर में आ गया। सपोज, जस्ट सपोज करने को बोल रही हूँ आपको, फिलहाल आप इंडिया में हैं एंड इंडिया में पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, तो आप कहीं नहीं जानने वाले हैं, बस एक सपोज करिए कि यहाँ पे चोल का अंडर आ गया, तो आप सुबह उठ रहे हैं, तो आपके जो भगवान हैं, आपके जो रूलर हैं, अब वो कौन है, अब वो मुगल नहीं रह गए भाई, अब वो कौन हो गए, चोलाज हो गए हैं। सो इस तरह का कंसेप्ट था कहीं ना कहीं, तो आपके भगवान भी बदल रहे हैं भाई, आपके रूलर भी बदल रहे हैं, तो इसीलिए उनकी जो प्रायोरिटी होती थी वो अपनी लैंग्वेज को लेके होती थी, वो अपनी लैंग्वेज से अपने आप को क्या मिला करते थे, मिला के रखते थे। सो एक एज अ नेशन इनके अंदर कोई भी कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, ठीक है। सो ये अपनी जितनी लैंग्वेजेस होती थी उतनी यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन थी, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी डाइवर्सिफिकेशन इन द यूरोप। सो यहाँ पे वही बात करते हैं कि कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग आई, कैसे नेशन स्टेट की फीलिंग आई, लोगों में कैसे नेशन स्टेट की फीलिंग आई कि हाँ हम एक नेशन स्टेट बिल्ड करते हैं। सो ओके, अब बात करते हैं वहाँ की सोसाइटी की बात करते हैं। जैसे फ्रांस में हमने देखा था कि फ्रांस में 3 स्टेट्स होते हैं, 3 स्टेट्स। फर्स्ट वॉज क्लर्जी, सेकेंड वॉज नोबिलिटी एंड थर्ड वॉज द पीजेंट क्लास। तो ऑल ओवर हमने पढ़ा था कि 3 स्टेट्स होते हैं सोशल क्लासेस। तो अगर यूरोप की बात करें, तो यूरोप में अगर हम एक ऊपर से ऐसे डिवाइड करें कि कैसे कैसे क्लासीफाई करें, तो यहाँ पे एक होती है एरिस्टोक्रेसी और एक होती है न्यू मिडिल क्लास। सो पहले एरिस्टोक्रेसी को देखते हैं। एरिस्टोक्रेसी, न्यू मिडिल क्लास, पहले हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी ऑल ओवर कैसे डिवाइड थी। सो ओवरऑल देखिए यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी थी हमारी, और एक हमारा एक पीजेंट थी, पीजेंट से बेटा ही बाद में निकल के मिडिल क्लास आते हैं, वो हम बाद में भी देखेंगे। सो एक एरिस्टोक्रेसी थी, एक पीजेंट ग्रुप था। एरिस्टोक्रेसी कौन होते हैं, एरिस्टोक्रेसी आपको पता होगा कि एरिस्टोक्रेसी वो होते हैं, कुछ पीपल होते हैं जिनके पास जो वेल्थ का क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन होता है, और ये क्या करते हैं, सोसाइटी को डोमिनेट करते हैं, ये सोसाइटी को डोमिनेट करते हैं इन बोथ फील्ड, चाहे वो सोशल फील्ड हो चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो। पॉलिटिकल फील्ड में वो एक रूलर हो सकता है, ठीक है, एंड सोशल फील्ड में एक बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। सो वो एरिस्टोक्रेसी चलती थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। क्या वर्ड है, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। तो यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी, यहाँ पे जो बड़े बड़े से ग्रुप्स हैं, जो वेल्थी हैं जो लोग, उनके पास लैंड बहुत ज़्यादा है,
एरिस्टोक्रेसी का मेन मतलब होता है कि उनके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा है। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का मतलब हो गया कि लैंड के फॉर्म में उनके पास वेल्थ ज़्यादा है, मतलब उनके पास बहुत बड़े बड़े से लैंड्स हैं एंड उनमें जो सर्व्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो सर्व हैं आपके वो क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके खेतों में काम कर रहे हैं, सारे उनके लैंड पे वर्क कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके घर के कामों में उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है। ओके, सो ही वॉज द डोमिनेंट क्लास। एरिस्टोक्रेसी जो थी वो डोमिनेंट क्लास थी कॉन्टिनेंट में, ठीक है। सो अगर इनकी बात करें, अगर इनकी बात करें तो इस जो क्लास के मेंबर्स होते थे वो कैसे यूनाइटेड थे। अब ऐसा तो था नहीं कि यहाँ पे पूरा यूरोप है एंड यहाँ पे बस एरिस्टोक्रेसी रह रही है एंड यहाँ पे पीजेंट रह रहे हैं, नो, बिकॉज यूरोप भी बेटा बहुत सेक्शन में डिवाइड था। सो यहाँ पे सेक्शंस में डिवाइड थे, बहुत किंगडम्स में डिवाइड थे। सो उन किंगडम्स में भी तो ऐसा होगा कि ना किंगडम्स के इस पार्ट, इस किंगडम के इस पार्ट में, इस किंगडम के इस पार्ट में, या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ऐसे करके ये लोग रह रहे हैं, ठीक है। सो ये भी एक तरह से ऐसा नहीं था कि साथ में ही रहते थे, यूनाइटेड वे में रहते थे, बट स्टिल दे वर यूनाइटेड। वो यूनाइटेड थे, कैसे यूनाइट थे, बिकॉज उनकी जो एक तो होती है उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो थोड़ी सी अलग थी। दे हैव द कॉमन वे ऑफ लाइफ, ठीक है। उनका जो पीजेंट वगैरह थे उनके ग्रुप से उनका जो लाइफस्टाइल था वो अलग था। दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि वो फ्रेंच बोलते थे, दे स्पोक फ्रेंच। वो फ्रेंच बोलते थे, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा डिप्लोमेसी दिखाना चाहते थे, थोड़ा अपने आप को हाई सोसाइटी का दिखाना चाहते थे, इसलिए वो क्या फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते थे। अदर वो अपने आप को कैसे यूनाइटेड रखते थे, अदर वो अपने आप को कैसे यूनाइटेड रखते थे, दे विल कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। एक दूसरे के आप बोल सकते हो ग्रुप में शादी करके, जैसे आपने देखा था कि फ्रांस में देखा था, फ्रांस के जो राजा थे उन्होंने शादी की थी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थे मैरी एंटोनियट से। तो यहाँ पे वो एक तरह से शादी वगैरह करके एक दूसरे से रिलेशन स्टैब्लिश करके अपने आप को यूनाइटेड रखते थे, ठीक है। सो ये जो एरिस्टोक्रेसी थी, दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज अ स्मॉल ग्रुप, ठीक है। स्मॉल ग्रुप क्या थी, ये बहुत ही स्मॉल ग्रुप की थी। अभी भी आपको पता है कि जैसे फ्रांस में हमने देखा था कि 90% पॉपुलेशन क्या थी बेटा, पीजेंट्री थी, 90% वहाँ की पॉपुलेशन पीजेंट्री थी। तो सेम ऑल ओवर यूरोप की बात करें तो यहाँ पे हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने फ्रांस के बारे में देखा हुआ है, हमने 9th क्लास में भी फ्रांस के बारे में पढ़ा है एंड हमने कुछ लास्ट क्लास में कुछ मेजर टॉपिक्स को रिवाइज किया था, लाइक नेपोलियन कोड वगैरह, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं। सो यूरोप में क्या था, यूरोप में भी जो एरिस्टोक्रेसी थी, एरिस्टोक्रेसी बहुत ही स्मॉल ग्रुप को होल्ड करती थी। अभी भी यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी वो कौन थी बेटा, पीजेंट्री। अब ये पीजेंट्री में कौन कौन लोग आते थे, तो पीजेंट्री में हमारे आते थे कुछ टीनेंट्स मीन जो लैंड, किसी के लैंड पे जाके काम करते थे, स्मॉल ओनर जिनके छोटे छोटे से अपने से लैंड होते थे, या फिर सर्फ जो सेवा करते थे दूसरों की, ठीक है। इसके अलावा और कौन थे, इसके अलावा और भी थे कुछ जो हमारे सेक्शंस थे, इसमें कुछ ट्रेडर्स भी हो गए थे। ट्रेडर्स में जो बाहर जा जाके ट्रेड करते थे, ओके। सो अब हम बात करते हैं क्या होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है यूरोप में, सबसे पहले यूरोप में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, राइट। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात करें तो ये इंग्लैंड में सबसे पहले होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में होता है अराउंड सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में होता है, मीन्स 70-50 के बाद होता है 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। एंड अगर बात करें हम लोग फ्रांस की, जर्मन की, इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स, वहाँ पे कब होता है, वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस होता है बेटा, दैट अकर्स ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। मीन्स यहाँ पे इंग्लैंड से थोड़ा लेट होता है, इंग्लैंड में सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में होता है, यहाँ पे 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। सो अब इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या होता है, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे कुछ न्यू सोशल ग्रुप आते हैं। जैसे हमने देखा था कि फ्रांस का जब रेवोल्यूशन हुआ था तो वहाँ पे हमने देखा था कि ट्रेड वगैरह बढ़ जाती है, वहाँ पे लोग ट्रेडिंग करने लगते हैं, जिससे वहाँ पे कुछ सेक्शन क्या हो जाते हैं, एजुकेटेड हो जाते हैं, क्योंकि पैसे आएंगे तो पैसों से वो एजुकेशन लेने लगते हैं। तो वहाँ पे वो एजुकेटेड हो जाते हैं, एजुकेटेड होकर अपने हक की बात करने लगते हैं। हमने देखा था ना फ्रेंच रेवोल्यूशन में। सो वही चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो उससे क्या होता है, एक न्यू सोशल ग्रुप निकल के आता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, क्योंकि ये वर्क करके निकल के आती है। एंड ये बनी होती है इंडस्ट्रियलिस्ट से, बिजनेसमैन से, प्रोफेशनल से, इन सारे टीचर्स वगैरह भी होते हैं इसमें। तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, एक न्यू मिडिल क्लास। हमने वहाँ पे देखा था मिडिल क्लास, यहाँ पे आ रही है एक न्यू मिडिल क्लास, राइट।
सो यही जो एक मिडिल क्लास निकल के आए थे बेटा, मिडिल क्लास, तो इनका नंबर की अगर बात करें, इनकी पॉपुलेशन कितनी, तो इनकी पॉपुलेशन अगर लेट 19th सेंचुरी में बात करें तो बहुत ही कम थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, ये नंबर्स में बहुत ही कम थे। सो यही जो एक हमारे एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास निकल के आए थे, तो इन्हीं के अंदर जो नेशनल यूनिटी की फीलिंग है, नेशनल यूनिटी की जो आइडिया है वो धीरे धीरे क्या होती है, पॉपुलर होने लगती है, धीरे धीरे यूरोप के सारे पार्ट में धीरे धीरे स्प्रेड होने लगती है। सो बेसिकली यही सेक्शन है जो लिबरल मिडिल क्लास वाला सेक्शन है, एजुकेटेड सेक्शन जो है हमारा यूरोप का, उसी ने नेशनलिज्म की फीलिंग को सबसे ज़्यादा क्या किया, स्प्रेड किया। नाउ सी कि जो ये लिबरल मिडिल क्लास थे, लिबरल मिडिल क्लास, इनकी जो लिबरल नेशनलिज्म की फीलिंग थी ये एक्चुअली क्या थी, व्हाट डज इट मीन? सो नाउ लेट्स सी। सो व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर? सो नेशनल यूनिटी की जो फीलिंग होती है वो 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग से ही, 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग से ही स्प्रेड होने लगती है, जैसे हमने फ्रांस में देखा था, ठीक है। सो वो जो स्प्रेड होती है तो वो वहाँ पे स्प्रेड होती है तो एक लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी लेके स्प्रेड होती है, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी। तो लिबरलिज्म की क्या आइडियोलॉजी है भाई? सो लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। सो इट डिराइव्स द लैटिन रूट लिबर, द लैटिन रूट लिबर, लिबर मीन्स फ्री। सो यहाँ पे लिबरलिज्म, तो यहाँ पे लिबर का मतलब है फ्री। सो यहाँ पे फ्री का क्या मतलब, तो यहाँ पे इनकी डिमांड क्या है, उनकी एस्पिरेशन क्या है वो क्लियर होती है यहाँ से। सो देखिए जो मिडिल क्लास निकल के आए थे उनके लिए जो लिबरलिज्म का मतलब था वो था कि फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल। यहाँ पे एक एक टॉपिक नोट करते चलिएगा, आप लोग माइंड में लिखते चलिएगा कि हाँ कैसे इन्होंने डिमांड क्या थी, लिबरलिज्म जो यहाँ पे मिडिल क्लास के थे इनकी डिमांड्स क्या थी। तो फर्स्ट डिमांड फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, ओके। सेकेंड डिमांड क्या थी इनकी, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, मीन सभी क्या हो, लॉ के सामने क्या हो, सब इक्वल हो, किसी के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई अनइक्वालिटी ना की जाए, ओके। सो पॉलिटिकली, अगर पॉलिटिक्स में बात करें वो पॉलिटिकली क्या चाहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चाहते थे। सो पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मीन्स यहाँ पे इनको क्या चाहिए कि जो हमारी गवर्नमेंट हमको आके रूल करेगी वो भाई कोई अपना डिक्टेटर आके वो डिसाइड नहीं करेगा कि वो हमको रूल करेगा, हम डिसाइड करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट कौन बनाएगी, कौन हमको रूल करेगी, ठीक है। सो गवर्नमेंट जो बनेगी वो यहाँ पे हमारी कंसेंट से बनेगी, राइट, सॉरी। So since the French Revolution, the liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges. So जब फ्रेंच रेवोल्यूशन भी होता है तो वहाँ पे भी लिबरलिज्म की बात आती है। सो वहाँ पे जो लिबरलिज्म का बात आया था तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि हमको ऑटोक्रेसी खत्म करनी है, हमको जो क्लरिकल प्रिविलेजेस हैं वो खत्म करनी है, हमको एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। देखिए वहाँ पे क्या क्या चीज़ थी, एक ऑटोक्रेसी खत्म करनी मीन्स डिक्टेटरशिप को खत्म करनी है, प्रिविलेजेस खत्म करने मीन्स फर्स्ट और सेकेंड सोसाइटी को जो भी स्टेट्स को जो भी प्रिविलेजेस मिले हुए थे वो खत्म करनी है, हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया भी था, एज यू रिमेंबर उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया भी था, नेशनल असेंबली फॉर्म करी थी उन लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया भी था। अगर बेटा आप लोग को 9th क्लास की फ्रेंच रेवोल्यूशन रिवाइज करनी है सो वो सीरीज भी चल रही है साथ में ही, 10th और 9th के साथ में चल रही है। अगर आपको रिवाइज करनी है, अगर आपको कुछ टॉपिक्स भूल गए हैं देन यू कैन गो फॉर दैट, ओके। सो वहाँ पे उन्होंने अपनी नेशनल असेंबली फॉर्म करी थी क्योंकि उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, ओके। सो कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, 3 पॉइंट्स हो गए। 4 क्या है कि उनको अपनी पार्लियामेंट चाहिए जिनमें उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, तो वो भी किया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन करने के बाद वहाँ पे फ्रांस में एक पार्लियामेंट आई थी एक तरीके से जहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव जाते थे, एंड वो रिप्रेजेंटेटिव भले से इनडायरेक्ट थे, वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते थे, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। सो इस तरह की डिमांड आई थी हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो उन्होंने फुलफिल भी किया था एक तरीके से। So 19th century liberals also stress the inviolability of private property. What does it mean? Inviolability of private property means अगर किसी private person के पास, किसी individual के पास अपनी प्रॉपर्टी है तो उसके पास उसका पूरा अपना राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट किसी दिन आई उसको भाई वो प्रॉपर्टी पसंद आ गई तो गवर्नमेंट आके कह रही है कि भाई अब तुम्हारा इस पर कोई राइट नहीं रह गया, अब ये तो मुझे दे दो। नो, क्योंकि भाई अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, अब इसकी प्रॉपर्टी आप कैसे ले सकते हो? तो ये सिस्टम नहीं था वहाँ पे। तो इस चीज़ को खत्म करने के लिए कि अब प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर हमारी है तो वो हमारी है, हमारा राइट है वो चीज़, तो स्ट्रेस द इनवैल्यूबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इस चीज़ को लाया गया, ओके। सो ये सारी इनकी क्या थी, डिमांड थी। जो लिबरल्स थे, लिबरल मिडिल क्लास थे, दिट वाज डिमांड। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो डिमांड कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ, उन्होंने इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की थी, ठीक है। सो यहाँ पे जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है ये यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल सफरेज था, जैसे हम लोग के यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है तो क्या वो यूनिवर्सल सफरेज भी देता है? नो, यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं था बेटा। इक्वालिटी बिफोर लॉ तो थी बट ये पूरी तरह से यूनिवर्सल सफरेज को फुलफिल नहीं करता है, ठीक है।
जैसे बात करें अगर हम लोग फ्रांस की बात करें, सो फ्रांस में हमने देखा था कि वहाँ पे कैसे लिबरल डेमोक्रेसी आई थी। मीन्स हमने जैसे फ्रांस की डिमांड्स पढ़ी कि फ्रांस के जो लिबरल क्लास थे उन्होंने कैसे लिबरल नेशनलिज्म वाली फीलिंग थी, तो वो कैसे अपनी डिमांड को उन्होंने लाया था कि हमको पार्लियामेंट चाहिए, हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, सारी चीज़ें उन्होंने चाही थी। तो वहाँ पर उन्होंने कैसे अपनी डिमांड को फुलफिल किया था। सो एक तरह से वहाँ पर एक लिबरल डेमोक्रेसी आ गई थी। ठीक है, तो वहाँ पे भी बेटा जो लिबरल डेमोक्रेसी आई थी, जहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ थी, वहाँ भी जो राइट टू वोट था दैट वाज लिमिटेड टू सम पर्सन। वहाँ पे कुछ ही पीपल थे जो राइट टू वोट दे सकते थे, जिनको वोट करने का राइट था। सो दैट वाज एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। सो प्रॉपर्टी ओनिंग मैन मीन्स जो टैक्स पेयर होते हैं, बेसिकली यहाँ पे जो टैक्स पे कर रहे थे उन्हीं को क्या थे, वोटिंग राइट्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा एक्सक्लूडेड था, वोटिंग राइट से एक्सक्लूडेड कौन कौन था, मैन विदाउट प्रॉपर्टी मीन्स ऑल, जो मैन थे जो प्रॉपर्टी नहीं जिनके पास थी या फिर जो टैक्स नहीं पे कर रहे थे वो, और ऑल वुमेन मीन्स जो सारी जितनी भी विमेन थी उनको बिल्कुल भी राइट, चाहे उनके प्रॉपर्टी हो या ना हो, डजंट मीन उनको वोट करने का राइट नहीं है। ठीक है, सो दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट। तो यहाँ पे एक तरह से इक्वालिटी बिफोर लॉ जो बात कर रही है उसमें यूनिवर्सल सफरेज नहीं है, वहाँ पे उनको पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल राइट पूरी तरह से इक्वल नहीं मिले हैं। ठीक है, सो only for a brief period under the Jacobins did all the adult enjoy suffrage। सो यहाँ पे जब जैकोबिन्स आते हैं, जैकोबिन वाला सिस्टम आता है, सो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए जैकोबिन्स आते हैं, एज यू ऑल नो। वहाँ पे जो एडल्ट थे, एडल्ट मेल्स थे, यहाँ पे भी देखिए बेटा विमेन को नहीं मिल रही है, जो भी एडल्ट मेल्स थे उनको सबको क्या होती है, इंजॉय सफरेज मीन्स अब वो वहाँ पे वोट कर सकते हैं। ठीक है, सो हाउ एवर द नेपोलियनिक कोड, जब नेपोलियनिक कोड आता है, वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज। नेपोलियनिक कोड अगेन आगे क्या करता है, जो सफरेज होती है, वोटिंग राइट होती है, उसको लिमिटेड कर देता है एंड रिड्यूस विमेन टू द स्टेटस ऑफ ए माइनर। विमेन को क्या बना देता है, माइनॉरिटी। ठीक है, सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड, कि जो विमेन है उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। ठीक है, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, वो है तो अपने या तो अपने फादर की वजह से उनकी कोई पहचान है या फिर उनकी हस्बैंड की वजह से, मीन्स अपनी कोई पर्सनल आइडेंटिटी तो है ही नहीं उनकी। ठीक है, सो दे आर द सब्जेक्ट। विमेन को बोला जा रहा है यहाँ पे, नेपोलियन ने बोला कि क्या है, वो एक तरह से सब्जेक्ट है किसकी, फादर की एंड हस्बैंड की। ठीक है, सो उसके बाद क्या होता है 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी। यहाँ पर 20th सेंचुरी देखिए आगे बात होने लगी है, क्या होने थे, जो विमेन होती हैं या फिर जो नॉन प्रॉपर्टी, जिनको वोटिंग राइट नहीं है, विमेन को एंड नॉन प्रॉपर्टी मैन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपोजिशन मूवमेंट किया कि हमको भाई पॉलिटिकल राइट्स हमको भी चाहिए, हम भी इंसान हैं, हम भी आगे क्या है, सिटीजन हैं, हम भी सिटीजन है, तो हमको भी राइट चाहिए, हमें अपनी गवर्नमेंट चुनने का भाई राइट हमको है, क्योंकि गवर्नमेंट हम पे भी आके रूल करती है। ऐसा नहीं है कि आके वो प्रॉपर्टी वाले आदमियों के ऊपर ही रूल कर रही है, हमारे ऊपर भी वो रूल कर रही है, तो हमको भी एक तरह से वोटिंग राइट चाहिए। सो उन्होंने डिमांड किया। ओके, अब बात करते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल स्फेयर। पॉलिटिकल स्फेयर हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं इकोनॉमिक स्फेयर। सो इकोनॉमिक स्फेयर में क्या चल रहा था, इकोनॉमिक स्फेयर में जो लिबरलिज्म की बात की गई वो थी दैट फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। सो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे इकोनॉमिक स्फेयर में जो लिबरलिस्ट थे, जो लिबरलिज्म चाह रहे थे, वो चाहते थे कि मार्केट को पूरी फ्रीडम हो। ठीक है, प्लस पहला पॉइंट हो गया फ्रीडम ऑफ मार्केट। ठीक है, सेकंड पॉइंट एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, मीन्स स्टेट ने किसी भी गुड्स एंड कैपिटल को मूव करने के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जो रेस्ट्रिक्शन लगा के रखे, ट्रेड बैरियर्स लगा के रखे हुए हैं, उसको क्या किया जाए, रिमूव किया जाए, ताकि जो हमारे गुड्स हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सके, जिससे हमारा जो ट्रेड है बेटा, ट्रेड क्या हो, स्मूथली क्या कर सके, रन कर सके। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था इसके बारे में। सो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर द इमर्जिंग मिडिल क्लास, ये उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी। ठीक है, सब एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल दिया हुआ है जर्मन स्पीकिंग रीजन का। सो जब नेपोलियन आया, सो नेपोलियन ने बहुत सारे रीजन को कॉन्कर कर लिया, तो उसने टेरिटरी बहुत ज़्यादा बढ़ा ली थी, तो बढ़ा के उसने अपना फ्रांस तो था ही, प्लस जर्मनी वगैरह के रीजन में भी उसने जो टेरिटरी कॉन्कर की थी। सो यहाँ पे एक तरह से जब नेपोलियन चला गया था, सो उसके बाद क्या होता है, जो जर्मन स्पीकिंग रीजन थे उसकी वजह से वहाँ पे 39 स्टेट में वो डिवाइड हो गया था। मीन्स यहाँ पे बहुत सारी प्रिंसिपैलिटीज़ फॉर्म हो गई थी, कितनी 39। सब सोचिए, अगर ये 39 प्रिंसिपैलिटीज़ हैं, इनकी अपनी अपनी करेंसी है, इनके अपने अपने वेट मेजर है, सो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने में कितनी प्रॉब्लम होगी। एंड यू ऑल्सो नो कि यहाँ पे रीज़न बहुत छोटे छोटे, ऐसा नहीं है बहुत बड़ा रीज़न है कि चलिए यहाँ पे काम चल जा रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे से रीज़न है, आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना ही जाना है, एक प्रिंसिपैलिटी से दूसरी प्रिंसिपैलिटी में जाना ही जाना है। सो यहाँ पे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरबर्ग। तो यहाँ पे क्या होता था, उसको जब एक सामान बेचने के लिए एक
स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना होता था, तो उसको यहाँ पे देखिए बेटा 11 कस्टम बैरियर्स 11 कस्टम बैरियर्स फेस करने पड़ते थे। एंड उसको जो कस्टम ड्यूटी पे करनी होती थी दैट वाज अराउंड 5% ऑफ इट, मीन्स एक के लिए 5% था, ठीक है, एक के लिए 5% था, मीन्स 11 कस्टम बैरियर। सोच लीजिए 55% तो उसको कस्टम ड्यूटी ही पे करनी पड़ रही है, सो दैट वाज अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। सो ड्यूटीज वर ऑफन डिवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट आर मेजरमेंट। सो यहाँ पे एक तो हो गया कि करेंसी यहाँ की यूनिफॉर्म नहीं है, एक करेंसी नहीं है, आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाओगे तो आपको करेंसी वगैरह चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट नहीं है, मतलब आप एक जगह पे गए, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, द मीजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द इले, ठीक है, एले से हमारे यहाँ पे मीटर है, ठीक है, वहाँ पे इले था। सो विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर ए डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लेंथ होती थी उसकी। सो एन इले ऑफ टेक्सटाइल, जैसे हमारे यहाँ पे सपोज 1 मीटर है, सो 1 मीटर की एक हमने एक तरह से यूनिफॉर्म एक लेके चले, यूनिवर्सल मेजरमेंट लेके चला है हम लोगों ने कि हाँ ये मीटर है तो ये है, चाहे आप किसी भी यूपी में चले जाओ, यूपी महाराष्ट्र में चले जाओ, वो एक ही रहेगा, अलग नहीं होने वाला है। लेकिन अब सपोज करिए आप केरला में गए तो वो एक पेंसिल के बराबर दे रहे हैं, आप यूपी में आ गए तो एक पता चला कि आपको जो एक बड़ी सी स्टिक होती है उसके बराबर दे रहे हैं। सो वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट करके दे रहा है। ऐसा आप लोग को पता होगा कि एक हैंड स्पैन होता है, मीन्स आप जितनी एक पर्सन की हाथ जितनी दूर फैलती है उतने पे वो 1 मीटर बना दे रहे हैं, अभी भी बहुत लोग करते हैं, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग क्या होती है कि क्या होती है, इनवेरिएबिलिटी आ जाती है कि आपको आपके अकॉर्डिंग एक बच्चे का हाथ कितना बड़ा है, एक एडल्ट का हाथ कितना बड़ा है। सो उससे क्या होता है, आप एक यूनिफॉर्म वे नहीं होता है मेजरमेंट का। तो वही चीज़ दी हुई है, एन एले ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7, मीन्स फ्रैंकफर्ट में उस एक एले का जो वैल्यू है वो कितनी है 54.7 सेंटीमीटर। मेंस में कितनी हो जा रही है, बढ़ जा रही है 55.1। अब न्यूरमबर्ग में कितनी हो जा रही है 65.56 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो फ्रेबर्ग है वहाँ पे 53.5। सो यहाँ पे देख रहे हैं कितना ज़्यादा वेरिएशन है लेंथ में, यू कैन सी। अब मीन्स यहाँ पे जो भाई ये जो फ्रैंकफर्ट में जो करेगा, फ्रैंकफर्ट में अगर किसी ने खरीदा तो उसको भाई बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। फ्रैंकफर्ट में आप लोगे एक 1 इली टेक्सटाइल कोई मटेरियल लोगे, आपको भाई बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, बट अगर वही जाके आप न्यूरमबर्ग में लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। सो एक तरह से एक यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था, ठीक है। सो सच कंडीशन वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज। सो जो इकोनॉमिक एक्सचेंज होता था वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो ट्रेडिंग होती थी उसमें एक तरह से ऑब्स्टेकल थी, ठीक है, बाधा थी एक तरह से। एंड ग्रोथ बाय द न्यू कॉमर्शियल क्लास, वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, जो भी ग्रोथ वो करना चाह रहे थे कि ट्रेड में ग्रोथ हो, चीज़ें सरप्लस वे में एक वे से दूसरे वे में जाए। क्यों ऐसा सरप्लस क्यों नहीं हो पा रही थी, चीज़ें स्मूथली क्यों नहीं रन कर पा रही थी। सो आप स्मूथली इसलिए रन कर पा रही थी बिकॉज जैसे यहाँ देखिए सी, सो यहाँ पे दिया हुआ है एट ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। सारे रीजन के भाई अगर अपने वेट एंड मेजर हैं, तो अगर आप एक रीजन से दूसरे रीजन में गए तो वहाँ पे अगर कैलकुलेशन करना हुआ तो आपके पता चले टाइम भी जा रहा है आपका, ठीक है। आप कुछ और भी काम करने आए थे, आप सोचते कि मैं 4 काम कर लूँगा, बट यहाँ पे बैठ के कैलकुलेशन करने बैठ गए तो वो आपका एक काम भी ढंग से नहीं हुआ, तो टाइम कंज्यूमिंग है ना भाई। तो यहाँ पे आप ट्रेड को सरप्लस, एक जो ट्रेडर आ रहा है वो और भी सारे काम लेके आ रहा है तो वो नहीं कर पा रहा है। सो यहाँ पे इकोनॉमिकली अगर देखा जाए मार्केट पूरी तरह से अच्छे से रन नहीं कर रहा है, ठीक है। सो वो चीज़ है। तो क्या होता है इन 1834 फॉर दिस एक कस्टम यूनियन और जोल्वेरिन वॉज फॉर्म्ड। इस पूरी तरह से अगर जोल्वेरिन को देखा जाए, यहाँ पे एक जोल्वेरिन को फॉर्म किया था, एक कस्टम यूनियन को फॉर्म करता है। कौन फॉर्म करता है, वो द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया। प्रूशिया इस चीज़ का इनिशिएटिव लेता है एंड वो फॉर्म करता है एक कस्टम यूनियन। सो कस्टम यूनियन अगर कोई पूछे यहाँ पे व्हाट इज जोल्वेरिन, सो जोल्वेरिन बेटा सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे उन्होंने एक यूनिफाइड इकोनॉमिक जोन, यूनिफाइड इकोनॉमिक जोन को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या किया था, एक कस्टम यूनियन फॉर्म किया था, ठीक है। कौन थे ये, जोल्वेरिन इनको नाम दिया गया था, ठीक है। सो द यूनियन एबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स, इसने टैरिफ बैरियर्स हटा दिए एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 130 टू ओवर 30 टू 2। तो यहाँ पे 30 करेंसी थी, ओवर 30 से उन्होंने ला दिया 2 पे। अब यहाँ पे इजी हो जाएगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाओगे तो आराम से आपके पास पैसे रहेंगे, उस पैसे को खर्च करो, यहाँ पे कुछ एक्सचेंज कराने की जरूरत नहीं है, आपको करेंसी चेंज करानी है, ठीक है। सो द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड, यहाँ पे रेलवे का क्रिएशन होता है जिससे मोबिलिटी और हो जाती है। एक तो यहाँ पे ठीक है, और चीज़ें इकोनॉमिकली हमने करी, करेंसी वगैरह हटाई, वेट मेजर वगैरह सिस्टम अच्छे से लाया। उसके अलावा यहाँ पे रेलवे भी आ गया, जिससे जो ट्रेडर्स होते थे वो आराम से वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते थे, ठीक है। इससे क्या हुई, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो था हार्नेस हुआ एंड नेशनल यूनिफिकेशन। यहाँ पे देखिए एक वर्ड और भी आया है कि यहाँ पे एक तरह से हम यूनिफॉर्म इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, यूनिफॉर्म इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, तो जो ट्रेडर्स हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाएंगे, ठीक है। सो इससे नेशनल यूनिफिकेशन भी हो रहा है,
ठीक है। सो ए वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट ग्रोइंग एट द टाइम। सो यहाँ पे एक इकोनॉमिक नेशनलिज्म की फीलिंग भाई आ रही है, बिकॉज अगर एक फ्रांस का पूरा स्टेट है, सो फ्रांस में छोटे छोटे से रीजन है, जो अगर जर्मन लीजिए, जर्मन का देखा हमने तो जर्मन की कितनी 39 प्रिंसिपैलिटीज थी, तो छोटे छोटे से जो रीजन थे, अगर इनमें एक तरह की करेंसी हो गई, एक तरह के यूनिफॉर्म वेट मेजर हो गया, सो यहाँ पे इकोनॉमिकली वो यूनिफाइड हो रहे हैं। इकोनॉमिकली अगर वो यूनिफाइड हो रहे हैं, सो धीरे धीरे उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग भी आ जाएगी कि हम एज अ होल एक नेशन है। सो इकोनॉमिकली जो ज़ोल्वेरिन ने काम शुरू किया कि इकोनॉमिकली एक रीजन को पूरी तरह से यूनिफाई करने का, उसकी वजह से जो एक नेशनलिज्म के जो सेंटीमेंट उस टाइम पे चल रहे थे, उसको भी एक तरह से क्या मिला, एक इंथुजियाज्म मिला, उसको भी प्रमोशन मिला, राइट। सो इतना हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे न्यू कंजर्वेटिव, एक ग्रुप और भी होती है सोसाइटी में, न्यू कंजर्वेटिज्म। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो, एंड अगर पसंद आई हो सो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ओके। एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया देन मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब किया हो, एंड थैंक यू क्लास।